लेकिन उस बाबरी मस्जिद राम मंदिर में मूर्ति रखना कांग्रेस का काम, ताला लगवाना कांग्रेस का काम, ताला खुलवाना कांग्रेस का काम, शिलान्यास करवाना कांग्रेस का काम, उस मस्जिद को ध्वस्त करवाना। क्या वोटिंग पैटर्न अगर देश में ये रहेगा तो कोई व्यक्ति बचेगा क्या समाज की बात करने वाला, कोई देश की बात करने वाला, कोई गरीब की बात करने वाला, कोई यतीम की बात करने वाला, कोई मजदूर मजबूर की बात करने वाला, कोई मजलूम की बात करने वाला? कहाँ मिलेगा आपको? आखिर माइनॉरिटी का वोट आम आदमी की तरफ गया कैसे साहब? ये सवाल तो होगा ना, गया कैसे? छल से, बल से, खरीद कर, फरोख्त करके या ईवीएम से सेट करके? ये सवाल तो लोगों के मन में है। मैच फिक्स था, तुम दिल्ली ले लो, तुम हिमाचल ले लो, तुम गुजरात ले लो, होता है। बड़ी पार्टियां चुप रहे। 800 वोट, यह औकात हम लोगों की नापी जा रही है, यह औकात भानु प्रताप की नापी जा रही है, यह औकात एमआईएम की नापी जा रही है, यह औकात तमाम SC ST ऑर्गेनाइजेशन के लोग जहां डेरा डाले हुए थे, जहां हम पदयात्राएं कर रहे हैं, जहां मेरी तकरीर से लोग रो रहे थे, जहां हमने कांग्रेस का माने इतिहास रख दिया, जहां हमने आम आदमी पार्टी के सारे कारनामे रखे। क्या हम भूल जाएंगे कि आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कोरोना काल में किया? जब कोरोना एक महामारी था तो उसको आपने धर्म से क्यों जोड़ दिया? तो वो काम केजरीवाल ने किया था। तो हम लोगों ने ये सारी बातें रखी, समझाई, उसके बाद हमें वोट है 800 और आम आदमी पार्टी जीतता है। और आम आदमी पार्टी के खिलाफ लहर थी उस वार्ड में। सारे मुसलमान कहते थे कि गड्ढे में डाल दूंगा, कूड़े में डाल दूंगा, आम आदमी पार्टी को नहीं दूंगा, और वहां 8000 वोट से आम आदमी पार्टी जीतती है। क्या कांग्रेस ही चाहती है कि कहीं हम रहें, कहीं आप रहो, कहीं वो रहे? ये एक प्लानिंग है, ये आरोप उनका है। उन तमाम लोग ईवीएम पर जो भी बोल रहे हैं वो छोटी पार्टी के लोग बोल रहे हैं। वामन मेश्राम बोल रहे हैं, भाई तेज सिंह बोल रहे हैं, भानु प्रताप सिंह बोल रहे हैं, इस तरह के जो नेताएं, और कभी कभी बहन जी भी। इसको चाहिए कि वो स्पष्ट रूप से इस बात को रखे जनता के बीच कि क्या वाकई जनादेश मिला है, प्रचंड बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी के नेतृत्व पर लोगों ने आस्था प्रकट किया है, या वाकई सरकार ने किसी और माध्यम का इस्तेमाल किया है? जिस तरह से आप लोग ये कहा करते थे कि गुजरात में भाजपा नहीं आएगी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे अंतराल से वहाँ पर जीत हुई है, क्या कारण रहा इसका? देखिए, ये तो पॉलिटिकल लोग बताएंगे। राजनेताओं के लिए ये चिंता का विषय है, उन दलों के लिए चिंता का विषय है जिन दलों को वहाँ मुंह की खानी पड़ी है। दो बातें कही जा सकती हैं सीधी सीधी, या तो जनता ने वोट देकर जिताया, या फिर जो आरोप लग रहे हैं कई संगठनों के द्वारा, कई वीडियोज़ आ रहे हैं कि भाई डराकर धमकाकर या ईवीएम से छेड़छाड़ कर इस तरह के आंकड़े प्राप्त किए गए हैं। लेकिन मैं चूँकि राजनीतिक दल से हूँ नहीं, ये काम राजनेताओं का है। कांग्रेस चूँकि वहाँ मुँह की खाई है, हारी है, कांग्रेस को चाहिए कि वो स्पष्ट रूप से इस बात को रखे जनता के बीच कि क्या वाकई जनादेश मिला है, प्रचंड बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी के नेतृत्व पर लोगों ने आस्था प्रकट किया है, या वाकई सरकार ने किसी और माध्यम का इस्तेमाल किया है, या बल का प्रयोग किया है, या क्या किया है? ये कांग्रेस को आकर कहना चाहिए। हाँ, गुना भाग अगर आप देखेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ, चूँकि गुजरात को बहुत करीब से तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ शहरों में जाता आता हूँ और कुछ लोगों से हमारी बातें भी होती है। एक आम धारणा वहाँ ये है कि आम आदमी पार्टी जो गुजरात गई और उसने जिस तरह का माहौल वहाँ खड़ा किया, उस माहौल ने कांग्रेस को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। देखिए, कई सीटें ऐसी हैं जहाँ सीधे सीधे आम आदमी पार्टी 2000 से 15000 वोट तक लाई है, और वैसे जगहों पर उसमें से मैं समझता हूँ, मेरे नॉलेज में 30 से अधिक ऐसी सीटें हैं जहाँ सीधे सीधे आम आदमी पार्टी ने जो वोट लाया है। अगर आम आदमी पार्टी ने 10,000 वोट लाया तो वहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी 3000-2000 से हारा है। अच्छा, आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल के बारे में तो कोई नहीं बोल रहा ईवीएम को। देखिए, अभी सोशल मीडिया पर आप लोग रहते हैं, आप लोग पत्रकार भी हैं, एक्सपर्ट हैं, सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है। ईवीएम पर जब आप किसको बोलते सुनते हैं इतने दिनों से? ईवीएम पर जो भी बोल रहे हैं वो छोटी पार्टी के लोग बोल रहे हैं। वामन मेश्राम बोल रहे हैं, भाई तेज सिंह बोल रहे हैं, भानु प्रताप सिंह बोल रहे हैं, इस तरह के जो नेताएं, और कभी कभी बहन जी भी बोल रही है। ईवीएम पर कभी आपने कांग्रेस के नेताओं को बोलते देखा क्या? कभी आपने सुना क्या कि राहुल गांधी आए हो बोलते हो? हाँ, भाजपा के नेता बोले हैं, सुब्रमण्यम स्वामी पहले भी बोले थे, अब भी कुछ कुछ बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता नहीं बोल रहे हैं। आम आदमी, मैं ये इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ईवीएम के मुद्दे को आप गंभीरता से तब तक नहीं ले सकते
उसको आप इशू नहीं मान सकते। जो हारी है वही नहीं बोल रही है, कांग्रेस हारी, कांग्रेस नहीं बोल रही है और हम बोल रहे हैं। तो अब्दुल्ला बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है। तो जो लोग बोल रहे हैं उनका आरोप है, जो लोग बोल रहे हैं उनका आरोप है कि चूंकि ईवीएम की जननी भी कांग्रेस है और कांग्रेस ने ही भारतीय जनता पार्टी को वॉक ओवर दिया है। कांग्रेस ही चाहती है कि कहीं हम रहें, कहीं आप रहो, कहीं वो रहे। ये एक प्लानिंग है, ये आरोप उनका है, उन तमाम लोगों का जिनका नाम मैंने लिया और नहीं लिया। वो तमाम लोग जो ईवीएम को एक मुद्दा बनाते हैं और ईवीएम का विरोध करते हैं, देश के जो लोग भी उनके साथ हैं और देश में जिन लोगों की भी धारणाएं हैं कि ईवीएम गलत है, उन लोगों का कहना है कि ईवीएम के साथ साथ कांग्रेस भी गलत है, ईवीएम के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी गलत है, ईवीएम के साथ भारतीय जनता पार्टी भी गलत है। ये उन लोगों का आरोप। आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी गुजरात में जो माहौल था ध्वस्त हो गया, लेकिन दिल्ली में तो कामयाब। अब मैं दिल्ली के 2 सीटों पर काम कर रहा था, स्वयं मेरी रुचि थी उसमें, हमारे लोग खड़े थे, दोनों एससी रिजर्व सीट था और वहाँ जो मुस्लिम वोटर्स थे वो लगभग 50% थे लगभग। अब उसमें एक नाम आपको बता ही दूं, सुंदर नगरी, वार्ड नंबर 218 है, मैं वहाँ काम कर रहा था। एडवोकेट भानु प्रताप वहाँ काम कर रहे थे। इंजीनियर डीसी कपिल की बेटी चुनाव लड़ रही थी, एमआईएम के टिकट से लड़ रही थी, समर्थन से लड़ रही थी, एमआईएम के नेता भी वहाँ गए थे। मेरे जैसा व्यक्ति घर घर जाकर समझाकर हाथ पैर जोड़कर, भानु प्रताप सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक पदयात्रा लगातार करते रहे, घर घर गए, डीसी कपिल गए, एमआईएम के नेता उनके सांसद इम्तियाज जलील आए, सब कुछ होने के बाद वोट आता है 700, बात समझिए पहले। और आम आदमी पार्टी के खिलाफ लहर थी उस वार्ड में, सारे मुसलमान कहते थे कि गड्ढे में डाल दूंगा, कूड़े में डाल दूंगा, आम आदमी पार्टी को नहीं दूंगा। और वहाँ 8000 वोट से आम आदमी पार्टी जीतती है। क्या कहेंगे हम? आप बताइए क्या कहेंगे हम? अब अगर हम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप ही बोलिए। चुप रहे? 800 वोट, यह औकात हम लोगों की नापी जा रही है, यह औकात भानु प्रताप की नापी जा रही है, यह औकात एमआईएम की नापी जा रही है, यह औकात तमाम एससी एसटी ऑर्गेनाइजेशन के लोग जहां डेरा डाले हुए थे, जहां हम पदयात्राएं कर रहे हैं, जहां मेरी तकरीर से लोग रो रहे थे, जहां हमने कांग्रेस का मैंने इतिहास रख दिया, जहां हमने आम आदमी पार्टी के सारे कारनामे रखे। क्या हम भूल जाएंगे कि आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कोरोना काल में किया? जब कोरोना एक महामारी था तो उसको आपने धर्म से क्यों जोड़ दिया? तो वो काम केजरीवाल ने किया था। तो हम लोगों ने ये सारी बातें रखी, समझाई, उसके बाद हमें वोट है 800 और आम आदमी पार्टी जीतता है 8000 वोट से। तो ये है सवाल ये है लोगों के मन में है कि कहीं ना कहीं मैच फिक्स था। तुम दिल्ली ले लो, तुम हिमाचल ले लो, तुम गुजरात ले लो, होता है। बड़ी पार्टियां जब तक नहीं बोलेंगी, देखिए बड़ी पार्टियों का वजन होता है, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो, ये बड़ी पार्टियां हैं। जब बड़ी पार्टियां बोलेंगी ना तो मुद्दा बनेगा दमदार। हम जैसे 1000 बोलते रहे वो मुद्दे नहीं बन पाते हैं, वो इशू नहीं बन पाते हैं। तो आप सीधे सीधे कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी और भाजपा मिली हुई है, कांग्रेस भी उसमें शामिल है। मैं तो तीनों को कह रहा हूँ, ABC तीनों को मैं शामिल कर रहा हूँ साहब। मैं कहाँ पीछे हट रहा हूँ अपनी इस वाणी से। मैंने चुनाव से पहले भी कहा था कि कहीं खड्डे में वोट डाल देना, इन तीनों पार्टियों को मत देना, मगर लोगों ने दिया। मैं दिल्ली के मुसलमानों को फिर कह रहा हूँ, जिस कांग्रेस प्यार का वो इजहार कर रहे हैं, पिछले नगर निगम चुनाव में कुछ कांग्रेस की तरफ मतदाता बढ़ रहे थे। हार की बौखलाहट आपकी है? नहीं, हार की को मैं ना कभी हारा ना कभी जीता। चूँकि हम लोग जिस माहौल में, जिस परिवेश में काम करते हैं, ये थैला है। मोदी जी ने तो मुंह से कहा था कि थैला उठाऊंगा चला जाऊंगा, लेकिन मैं थैला रखूंगा और यही थैला लेकर लड़ता रहूंगा, ये हम लोगों का कहना है। लेकिन ओवैसी भी आए थे दिल्ली में, बड़े पैमाने पर करके गए थे। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ओवैसी की एक सभा में आप भीड़ देखे होंगे, उतनी भीड़ किसी नेता के सभा में नहीं था। वहाँ भी चुनाव नहीं जीते। आखिर माइनॉरिटी का वोट आम आदमी की तरफ गया कैसे साहब? ये सवाल तो होगा ना, गया कैसे? छल से, बल से, खरीद कर, फरोख्त करके या ईवीएम से सेट करके? ये सवाल तो लोगों के मन में है ना भाई। आप जाइए ना, आम लोगों से पूछिए ना, चुनाव क्षेत्र में जाइए, आम लोगों से पूछिए, मुस्लिम मतदाताओं से पूछिए, एससी मतदाताओं से पूछिए, सुरक्षित सीटों पर पूछिए कि आखिर मन में ये बातें चल। भीड़ को ही तो दिन भर टीवी चैनल वाले चलाते हैं। आज प्रधानमंत्री के रोड शो में गुजरात में इतनी भीड़ कि एम्बुलेंस भी घंटों फंसी रह गई। भीड़ ही तो थी वो, उस भीड़ ने ही तो परिणाम में बदला। तो फिर इस भीड़ ने परिणाम में क्यों नहीं बदला? केवल लेकिन रामपुर में पहली बार बीजेपी जीती है उत्तर प्रदेश में सर, आजम खां का सफाया कर दिया। तो मैं तो बीजेपी को बधाई दे रहा हूँ जीत की। आप भी बधाई दीजिए, देश के लोगों को भी बधाई दीजिए, रामपुर के मतदाताओं को भी बधाई दीजिए। मुबारक हो उनको नया विधायक
अब उनका विकास होगा, यही तो मुद्दा था ना उनका। बीजेपी कह रही थी पसमानदा मुसलमानों को जोड़ेंगे। चुनाव से पहले उसी रामपुर में एक रैली भी हुई थी पसमानदा की, जिसमें उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे, ब्रजेश पाठक जी। पसमानदा की रैली में ब्राह्मण जी आए थे, ये सब भी देखिए कंट्रोवर्सी। पहले रैली पसमानदा की है, ब्रजेश पाठक जी आ रहे हैं, और मौर्या जी को आना चाहिए ना, पिछड़े लोगों को, तो आ रहे हैं पाठक जी। पहला तो ये सवाल। उसके बाद पसमानदा, वो 50% प्लस मुस्लिम माइनॉरिटी की आबादी है वहाँ, और उसमें पसमानदा ज़्यादा है, तो आप मुस्लिम पसमानदा को ही टिकट देना चाहिए था ना आपको। आपने टिकट सक्सेना जी को देकर जितवा दिया, और पसमानदा को कह रहे हैं हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। ये अजीब अजीब विडंबना है, और भारत के मतदाताओं की सोच पर भी खूब हंसी आती है। लेकिन कैमरे पर ना हंस सकता हूँ ना रो सकता हूँ। ये तो बंद कमरे में रोने हंसने की बात हो गई कि भाई ऐसे मतदाता जिनके सामने खुली किताब हो, और उसके बाद वो इस तरह से वोटिंग कर रहे हैं। क्या वोटिंग पैटर्न अगर देश में ये रहेगा तो कोई व्यक्ति बचेगा क्या समाज की बात करने वाला, कोई देश की बात करने वाला, कोई गरीब की बात करने वाला, कोई यतीम की बात करने वाला, कोई मजदूर मजबूर की बात करने वाला, कोई मजलूम की बात करने वाला? कहाँ मिलेगा आपको ढूंढने के बाद? जब इस तरह की माइंडसेट आपका बनेगा, ऐसा पैटर्न आप वोटिंग का बनाएंगे जहां खून पसीना हम एक कर देते, जहां रात के 12-12 बजे तक हम लोगों को समझा रहे हैं, वहां हमें 400-800 वोट मिलेंगे, और वो आदमी हेलीकॉप्टर से आया और एक बार हा ऊ किया और चुनाव जीत के चला गया। क्या मतलब है भाई? मोदी जी तो हैं, सबकी बात कर रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं, फिर क्यों लग रहा है? हमको लग रहा है कि देश मोदी जी के मन की बात पर भरोसा कर रहा है, इसीलिए वोट का जो ये तरीका है, तो अब मन की बात उनका असर कर रहा है। लेकिन रामपुर में नवाबों से सत्ता चली गई सर। नवाब सत्ते में थे ही नहीं साहब। आजम खान नवाब नहीं है, नवाब तो कांग्रेस के थे, बेगम नूर मानो। रामपुर को आप पहले समझिए। क्या बीजेपी की? नहीं, नवाबों से तो आजम खान ने छीना था। आजम खान के पिताजी उसी नवाब के दरबारी हुआ करते थे किसी जमाने में। अब आजम खान से अगर छीनना था तो किसी और पसमानदा मुसलमान, दलित मुसलमान को दे देते आप, किसी मंसूरी रायन को दे देते। वहाँ बंजारा बहुत है, मुसलमान बहुत बड़ी आबादी है बंजारा को दे देते आप। आपको आगे नहीं बढ़ाना इनको भाई, आपको SC ST की चिंता नहीं है, आपको OBC की चिंता नहीं। आरोप लग रहा है कि कांग्रेस ने सपोर्ट किया बीजेपी को रामपुर सीट पर। कांग्रेस तो ऐसे भी सपोर्ट करती है, प्रत्यक्ष करे या अप्रत्यक्ष करे, कांग्रेस के सपोर्ट से ही तो भाजपा यहाँ तक पहुंची। आज आप राम मंदिर बनाने का श्रेय देते हैं भाजपा को, लेकिन उस बाबरी मस्जिद राम मंदिर में मूर्ति रखना कांग्रेस का काम, ताला लगवाना कांग्रेस का काम, ताला खुलवाना कांग्रेस का काम, शिलान्यास करवाना कांग्रेस का काम, उस मस्जिद को ध्वस्त करवाना, सब काम तो कांग्रेस ने किया। तो आप कह रहे भाजपा का साथ दे रहे, भाजपा का तो पहले भी साथ दे रही थी। आप आज यूनिफॉर्म सिविल गार्ड, सारा काम कांग्रेस ने किया। अगर वो मस्जिद टूटी न रहती, सुप्रीम कोर्ट फैसला ही नहीं देता, वो अटका रह जाता। ये मैं कह रहा हूँ आपको, नहीं होता संभव। कांग्रेस ने मार्ग प्रशस्त किया है। और एक बात बताओ, आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हो, कांग्रेस ने ये पहले ही मसौदा लाया है। कांग्रेस सब कुछ कर चुकी है। जिस CAA पर आप बहस कर रहे हो, जिस NRC पर आप बहस कर रहे हो, 1985 में राजीव गांधी ने लाया था। आसाम में सबसे पहले जब आसाम अकॉर्ड साइन हुआ था, तो राजीव गांधी और जो आसाम गण परिषद नहीं है, वो इष्टु छात्र का जो संघ था, उससे इनका एग्रीमेंट हुआ था। तो ये दोनों तो भाई भाई हैं, मौसेरे भाई कह लो, मैं तो सगा भाई कहता हूँ। लोग कहते हैं चचेरे, वो भी भतीजा हैं, चाचा चोर भतीजा पाजी, बीच में हम लोग सब जनता भी हो रही है इसी पर राजी। तो क्या करेंगे मुल्ला काजी? भविष्य क्या देखते हैं आजम साहब? नहीं ना, आजम खान तो रिटायर थे, उनका भविष्य क्या देखना, वहाँ के मतदाताओं का भविष्य न देखना है। हम लोग पसमानदा मुसलमानों की लड़ाई लड़ने वाले, हम लोग दलित मुसलमानों की बात करने वाले, हम लोग आहत हुए हैं कि हम लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी ने हैदराबाद में कहा था कि पसमानदा मुसलमानों को हम मान सम्मान देंगे, जोड़ेंगे। हम लोगों को उम्मीद जगी थी कि कुछ जुड़ेगा मामला, लेकिन ऐसा हुआ कि ढाक के 3 पात। लोकसभा में भी साफ कर दिए गए, राज्यसभा में भी साफ किए, मंत्रिमंडल में भी नहीं कहीं दिख रहे हैं। और अब जो चुनाव जितने हो रहे हैं, चाहे वो उपचुनाव हो चाहे चुप चुनाव हो, कहीं हम दिख तो नहीं रहे। तो आजम खान साहब क्या तारीखों में लगे रहेंगे? वो तो अब आजम खान साहब की करनी का फल है। उन्होंने अपने शासनकाल में जो कुछ किया है, वो तो बहरहाल उनको भी भुगतना पड़ेगा। उन्होंने भी कोई अच्छा नहीं किया है बहुत। उनके शासनकाल में अगर सब कुछ ठीक हुआ रहता तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलते। देखिए, जो कुछ हो रहा है देश में, पिछले तमाम शासकों की गलतियों का नतीजा। अचानक मोदी जी आसमान से अवतार नहीं लिए हैं, अचानक अमित शाह जी नहीं आए और अचानक योगी जी भी नहीं आए। ये एक प्रक्रिया है। आप जब पहले गलती करेंगे, अविश्वास का वातावरण बनेगा। यही दिल्ली है, अन्ना आंदोलन हुआ था, करोड़ों लोग शामिल होने लगे। दिल्ली तो दिल्ली है, लोग यूपी से बिहार से आ रहे थे अन्ना जी के आंदोलन में शामिल होने, और अंतोगत्वा सत्ता खत्म, कांग्रेस का तख्ता पलट हो गया ना भाई। तो फिर आप इंतजार कीजिए। अभी मन की बात चल रही है, धन की भी बात चल रही है, कहीं कहीं तन की भी बात चल जाती है, लाठी डंडा भी चल जाता है।
जिस दिन जनता को ये लग जाएगा पूरी तरह से कि नहीं ये सरकार भी हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, तो फिर कोई दूसरा अन्ना आएगा, फिर कुछ होगा, फिर नई बात होगी, फिर धरने प्रदर्शन शुरू होंगे। और सुगबुगाहट है, ये अलग बात है कि खेमे में है, लेकिन सुगबुगाहट है साहब। योगी जी ने कह दिया कि जो महिलाओं को छेड़ेगा अगले चौराहे पर ढेर कर दिया जाएगा। इसमें तो हम समर्थन करते हैं उनको, ये तो अच्छी बात है, तो सारे शासकों को करना चाहिए। महिलाओं को कोई छेड़े, झूठ कोई बोले, चोरी करे, बलात्कार करे, लूटे, हत्या करे, इस तरह के अरे मैं कह रहा हूँ जो भी गलत चीज है जिसको समाज स्वीकार नहीं करता, समाज जिसको अपराध मानता, गलत मानता, अगर सरकार उस पर सख्त होती है तो सरकार का समर्थन करना चाहिए। दल की भावना से नहीं, दिल की भावना से। हम किस दल में है ये मतलब नहीं, अगर मोदी जी भी सही काम करेंगे तो समर्थन करेंगे। योगी क्या? अरे फिर वही बात, जो काम सही है उसका समर्थन, जो काम गलत है उसका विरोध होगा साहब। यही मेरी नीति है, यही मेरा रूल है, यही मेरा अंदाज है। और मैं देश के तमाम लोगों से कहता हूँ, दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर, धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठकर, जातिगत भावनाओं से ऊपर उठकर, भाषाई भावनाओं से ऊपर उठकर, सच को सच, झूठ को झूठ, सही को सही, गलत को गलत, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा, ये कहना सीखिए, बस समस्या का समाधान होने लगेगा। अगर आपने सच को सच कहना छोड़ दिया, आपने झूठ को झूठ कहना छोड़ दिया, आप सत्ता से डर गए, आप अगर ताकत से डर गए, आप किसी दबाव में, लालच में आ गए, तो आप फिर समाज सेवी नहीं है।